Hello everyone, welcome back to my channel, the PS Classes. So today basically we are going to talk about research methodology that we all study in our post-graduation syllabus. Now this video is going to be a bit longer, so please don't get impatient, just relax and watch the whole video. And I ensure you that whole your syllabus will be covered here, especially if you are from Kulhan University. For sure your syllabus is going to be covered here. So let's get started now. रिसर्च मेथोडोलॉजी के डिटेल में जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिसर्च क्या होता है. सो रिसर्च, to be very precise, is an organized and systematic way of finding answer to questions. In a research, there is a structure or method in going about doing research. It is a planned procedure, not a spontaneous one. It is focused and limited to a specific scope. रिसर्च में क्या होता है कि कोई भी रिसर्च करने से पहले अच्छे से उसको प्लान करना पड़ता है, मेथड्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है. ऐसे ही रेंडमली हम लोग कुछ भी उठा के पढ़ लिए और लिख दिए और उसको रिसर्च बोल दिए, ऐसा नहीं होता है. It is a systematic procedure because there is a definite set of procedures and steps which you will follow. There are certain things in the research process which are always done in order to get the most accurate results. So ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर हैं, स्टेप्स हैं, जिनको बिना फॉलो किए हमें अपना जो भी रिसर्च का क्वेश्चन है उसका प्रॉपर रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता. फाइंडिंग आंसर इज़ द एंड ऑफ ऑल रिसर्च. ये तो सबको मालूम है कि कोई भी रिसर्च इसीलिए किया जाता है ताकि उसका कोई रिजल्ट हो, उससे कोई हम लोगों को आंसर मिले. सो फाइंडिंग आंसर इज़ द एंड ऑफ ऑल रिसर्च. Whether it is the answer to a hypothesis or even a simple question, research is successful when we find answers. Sometimes the answer is no, but it is still an answer. अब जब हम लोग रिसर्च शुरू करते हैं तो पहले ऑब्वियसली हम लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहता है, तो ही हम लोग उसके बारे में और सर्च करने लगते हैं. जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हमको कभी कोई रिसर्च करना हो तो अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जो बहुत गुस्सा करने वाले लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो कि क्या इंडिया में जितने भी लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो अब इसके लिए हम एक या दो इंसान को देख के कंक्लूजन निकाल दिए कि हाँ ऐसा होता है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा. बट अगर हम प्रोसीजर से चलते हैं और एंड में हो सकता है कि मेरा आंसर हाँ हो या मेरा आंसर ना हो, लेकिन कोई ना कोई आंसर तो निकलेगा. सो हाँ हो या ना, आंसर निकल जाना ज़रूरी है. फॉर टीचर्स अ प्राइमरी रीज़न फॉर डूइंग रिसर्च is to become more effective teachers. Research contributes to more effective teaching, not by offering definite answers to pedagogical questions, but rather by providing new insights into the teaching and learning process. This is said by McKay. Now, why should we do a research? To get a degree, research is done obviously to get a degree first of all. Then respectability, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, तो सब रिसर्चर बनना चाहते हैं, सब PhD करना चाहते हैं. फेस अ चैलेंज, सब काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि कोई एक सर्टेन टॉपिक में कुछ इंटरेस्ट होता है और वो लोग चैलेंजेस फेस करना पसंद करते हैं, उसलिए भी काफ़ी लोग करते हैं रिसर्च. टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम होगा तो ही हम लोग उस पर रिसर्च करेंगे. सो टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑल्सो रिसर्च इज डन. इंटेलेक्चुअल जॉय, काफ़ी लोगों को खुशी मिलती है, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ों पे रिसर्च करना. सो इंटेलेक्चुअल जॉय. सर्व सोसाइटी, रिसर्च जो किया जाता है उससे काफ़ी लोगों को मदद मिलता है. आज इतना सारा रिसर्च हुआ है जिस वजह से हम लोगों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल है. सो इट रियली सर्व्स सोसाइटी. Now, let us talk about research technique. Research technique is basically behavior and instruments used in research operation. Some examples are scales, recording techniques, content analysis, moving average, longitudinal or cross-sectional collection of data, etc. Now, what is research method?
behavior and instruments used in selecting and constructing technique, a range of approaches used to gather data. Some examples are observation, questionnaire, interview, analysis of records, case study, etc. So these are some examples of research method. बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं रिसर्च टेक्निक और रिसर्च मेथड में, बट आई होप अब ये क्लियर हो गया है कि डिफरेंस क्या है टेक्निक और मेथड में. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. मूविंग ऑन, some methods and techniques are so these methods and techniques are used in performing research operation. Now what are those? For collecting data, statistical processing and analysis, to evaluate the accuracy of the result obtained. So ये सब चीज़ों के लिए जो है research methods और techniques का use किया जाता है. Now moving on. Questions are very central to research. If there is no question, then the answer is of no use. Research is focused on relevant, useful and important questions. Without a question, research has no focus, drive or purpose. Obviously, ये तो सही है. अगर कोई question होगा ही नहीं, कोई query होगा ही नहीं शुरुआत में, तो हम लोग किस चीज़ पे रिसर्च करेंगे? ऐसे ही रैंडमली किसी भी चीज़ पे अगर रिसर्च करते हैं तो ना ही उसमें मज़ा आएगा, ना ही फोकस होगा और ना ही कोई पर्पस निकलेगा, उससे कोई काम आएगा वो. देन मूविंग ऑन, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी? Research methodology is a way to systematically solve the research problem by logically adopting various steps. रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो एक सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अलग अलग स्टेप्स के थ्रू. मेथोडोलॉजी जो है इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड not only the products of scientific inquiry but the process itself. मेथोडोलॉजी से ना ही सिर्फ हम लोग उसका प्रोसेस को समझते हैं बट प्रोडक्ट को भी समझते हैं. It aims to describe and analyze methods, throw light on their limitations, relating their potentialities to the twilight zone at the frontiers of knowledge. Moving on, methodology and methods. So ये एक काफ़ी important question भी है, काफ़ी बार पूछा जाता है हमारे पीजी के एग्जाम्स में, मेथड्स और मेथोडोलॉजी में डिफरेंस. सो मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स आर टू डिफरेंट टर्म्स. डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड हेयर. मेथोडोलॉजी अलग है, मेथड अलग है. सो टू डिफरेंट टर्म्स आर ऑफन ट्रीटेड एज सिनोनिम्स. मान लिया जाता है सिनोनिम्स, लेकिन ये सिनोनिम्स है नहीं. मेथोडोलॉजी इज बॉर्डर्ड एंड इन्वेलप्स मेथड्स. मेथोडोलॉजी जो है वो बॉर्डर है और मेथड इसके अंदर आता है. इट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, philosophical assumptions, ethical principles and political issues of the enterprise of research who use methods. Methods are set of specific techniques for selecting cases, measuring and observing aspects of social life, gathering and refining data, analyzing data and reporting on results. Now, moving on, systematic. Reject the use of guessing and intuition but does not rule out creative thinking. अब systematic होना क्यों ज़रूरी है? So that we can reject guessing and intuition. हम लोग ऐसे ही मन में prejudice लेके ऐसे ही अगर हम लोग कर देते हैं रिसर्च तो वो कभी भी क्रिएटिव लेवल पे नहीं जाएगा, ना ही सही होगा, वो गलत हो जाएगा. अब हम लोग का डेटा भी बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए. वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल्ड वेर एवर पॉसिबल. लॉजिकल होना चाहिए, एम्पिरिकल भी होना चाहिए. लॉजिकल क्या होता है? गाइडेड बाय रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन. एम्पिरिकल प्रोवाइड्स अ बेस्ट फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी टू रिजल्ट. replicable, verified by replacing the study. Now, somewhat all steps of research we'll discuss now. So पहला स्टेप है formulating the research problem.
Although the problem is identified in a broader perspective, it needs to be defined specifically in terms of what is to be researched. It is important to define the problem in a precise manner. A well-defined problem gives the researcher a proper direction for carrying out investigation. It also helps in utilizing the resources provided for the research effectively. अब फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है कि प्रॉब्लम जो है उसको एक क्वेश्चन में ढालना. एक अगर परफेक्ट हम लोग के पास एक कॉन्साइज प्रॉब्लम होता है तो उसका आंसर ढूंढना हम लोगों के लिए ईजी होता है. अब अगर हम 3-4 चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं, क्वेश्चन मेरा रेडी ही नहीं है, तो हम उस पर ऑब्वियसली फोकस नहीं कर पाएंगे और इधर उधर सब कुछ ढूंढने के चक्कर में हमको कुछ भी लास्ट में नहीं मिलेगा. सो अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी पे रिसर्च करना चाहते हैं सपोज, तो हम ग्रीक ट्रेजेडी पे फोकस करेंगे, ना कि हम दुनिया के सारे ट्रेजेडीज़ पे फोकस करेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे. सो बेटर अगर हम सिमिलैरिटी, अगर मेरे को लगता है कि सपोज मेरा क्वेश्चन है कि ग्रीक ट्रेजेडीज़ आर सिमिलर टू Shakespearean tragedy or are replicable of Shakespearean tragedy, then I'll talk about the particular thing. I will not get into different kind of tragedies then. I will particularly talk about the same, find results for the same. So formulating the research problem is the first step and is the most important step. Next is extensive literature survey. At this juncture, the researcher should undertake extensive literature survey connected with the problem. अब प्रॉपर सर्वे लेना ज़रूरी है, बिना सर्वे लिए नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि उससे क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा हमें कि हम सही जा रहे हैं या गलत. देन डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ए हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम प्री assumptions about the existence of a relationship between two or more variables that can be tested through empirical data of hypothesis. Normally makes the research question clear to the researcher. Next is preparing the research design. Planning the research design is a crucial step in the research design process. A research design is the actual framework of research that provides specific details regarding the process to be followed in conducting the research. Then is determining sample design. A sample design is a definitive plan determined before any data actually collected for obtaining a sample from a given population. Some types of sample design are deliberate sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, quota sampling, cluster sampling, multi-stage sampling, and sequential sampling. Then comes collecting the data. In dealing with any real-life problem, it is often found that data at hand are inadequate and hence it becomes necessary to collect the data which differ considerably in context of money, costs, times, and other resources at the disposal of the researcher. Data collection are of two types, or we can say data are of two types: primary data and secondary data. Now next is execution of the project. The researcher should see that the project is executed in a systematic manner and in time. The steps should be taken to ensure that the survey is under statistical control so that the collected information is in accordance with the predetermined standards of accuracy. Now, next step is generalization and interpretation. As a matter of fact, the real value of research lies in its ability to arrive at certain generalization. If researcher had no hypothesis to start with, he might seek to explain his findings on the basis of some theory. Next is preparation of the report for presentation of the results. Finally, the researcher has to prepare the report of what has been done by him. Writing of report must be done with great care, keeping in view the following: layout. Report should be written in concise,
charts and illustrations should be clearly seen. Calculated confidence limits must be mentioned. So, as Booth Column Williams says, research is simply gathering the information you need to answer and help you solve the problem. I quote Marston Betts, "The process of going up alleys to see if they are blind is a research." I quote Brown and Roger, "An exploration of experience of one kind or another, sometimes formal and technical, but not necessarily so." Here are some other quotations or some other definitions by some critics and scholars about research. Next, research in ELT includes business English for academic purposes, different approaches to the learning and teaching of phraseology, lexis and grammar, discourse approaches to academic and second language learning, and teaching cognitive linguistics, the acquisition of metaphor by language learners, and applications of amalgamation of linguistics to language teaching. Now let us talk about the objective of research. So the first objective of research is to familiarize the students with the dimensions and methods of research, to orient the student to make an informed choice from the large number of alternative methods and experimental designs available, to enable the student to present a good research proposal, to familiarize the students with the nature of research and scientific writing, to empower the students with the knowledge and skill they need to undertake a research project, to present a conference paper, and to write a scientific article. Now let us talk about the types of research. Practical research. The practical approach consists of the empirical study of the topic under research and chiefly consists of hands-on approach. This involves first-hand research in form of questionnaires, surveys, interviews, observation and discussion groups. So practical research अगर हमको जानना होगा, सपोज कि इंडिया में कितने ऐसे यूथ हैं जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सो दैट विल बी प्रैक्टिकल रिसर्च. आई कैन चूज a few group of students or few group of youth and then give them some questionnaires, or I can interview them or go for some surveys, or I can make them sit together and just have a group discussion and then find my answer. Then comes theoretical research, a non-empirical approach to research. This usually involves perusal of mostly published work, like researching through archives of public libraries, courtrooms and published academic journal. Next comes primary versus secondary research. Primary research is a study based on original data. Secondary research, by contrast, is research based on secondary data such as books, articles and information obtained from the internet. In other words, you are using the data collected by other people. अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो ओरिजिनल डाटा होता है. सपोज अगर हम एरिस्टोटल के थ्योरी पे काम कर रहे हैं, एरिस्टोटल के पोइटिक्स पे काम कर रहे हैं, तो जो एरिस्टोटल का बुक है, एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, दैट विल बी माय प्राइमरी डाटा. ओके, एंड द बुक्स रिटन ऑन एरिस्टोटल्स पोइटिक्स will be my secondary data. Then next is basic versus applied research. The purpose of basic research is to acquire knowledge for the sake of knowledge.
बेसिक रिसर्च का पर्पस है टू अक्वायर नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. नॉलेज चाहिए सिर्फ नॉलेज भर के लिए, बस दैट्स इट. उसको मेरे को लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, वो बस हमको बेसिकली जानना है. सो आई डू दैट काइंड ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च. बाय कॉन्ट्रास्ट, aims to find strategies to overcome real world problems. It deals mainly with human and societal problems. Examples of such research is research that focuses on finding the factors contributing to students' reluctance in participating in a classroom. अब ऐसा एक अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो जो वैक्सीन ढूंढा जा रहा है कोरोना के लिए, दैट कैन बी said to be applied research. Then quantitative versus qualitative research. So qualitative research is primarily exploratory research. It is used to gain an understanding of underlying reasons, opinions and motivations. Quantitative research is used to quantify the problem by way of generating numerical data that can be transformed into usable statistics. Let's talk about research design. So Gay and Ercian define research design as a general strategy for conducting a research study, which describes the basic structure of the study. They explain what research design tells the researcher which strategy to select and includes the hypothesis, variables and real world constraints. So next, the preferred research design should deal with the purpose and answer the researcher questions properly. They often impact their colleagues, especially those who work under them, to use the same design. It also has the advantage that the professor under or with whom you are working can give logical advice on the research because of acquaintance with the design. If one wants to publish in a certain journal, he tries to publish a certain type of research using a certain type of design. Now, what is literature review? This is one important thing you should know. A literature review is a necessity. Without this step, you won't know if your problem has been solved or what related research is already underway. So, अगर हम लोग रिसर्च करने से पहले, हाइपोथेसिस अपना डिसाइड करने से के बाद, क्वेश्चन डिसाइड करने के बाद अगर ये नहीं देखते हैं कि क्या वो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या हो रहा है, और हम लोग उस पर करने लगते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तो वो हमारा पूरा रिसर्च वेस्ट है. सो लिटरेचर रिव्यू इज़ अ मस्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन, इन शॉर्ट अगर हम बताएं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिसर्च. पर्टिकुलरली रिसर्च का पूरा जो रिसर्च करते हैं हम लोग, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है, जो एक फॉर्मेट होगा, जो एक पूरा पर्टिकुलर पैटर्न होगा, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन. सो रिसर्च डिज़ाइन इज़ मस्ट टू डू अ रिसर्च. So here it ends. I hope you liked the video, and if you did so, then please like and subscribe to my channel and share this video with your friends. Let them also be benefited with the lecture. I hope your syllabus is covered, and if there is any query, any doubt, please let me know in the comment section. Before leaving, I have a very important fact for you which you should know. You should know the full form of TREE, that is teacher, researcher, educator, evaluator. This is important because this might be asked in your objective type questions. So thank you for watching. And if you need the notes of this particular video, then you can check the description box. The PDF is available there. Click on the link to get the PDF.